हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 9th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 मतलब साइंस का चैप्टर 5 है लेकिन बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। नाम है कोशिका जीवों की मौलिक इकाई। उसी को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। और हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट और पढ़ेंगे कोशिका जीवों की मौलिक इकाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सेल। कोशिका जीवों की मौलिक इकाई में आज हम आकार को देखेंगे कि मानव में जो कोशिका होती है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। समझ रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर से लेकर कितना 10 माइक्रोमीटर तक। और हमने लिख रखा है कि सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 सबसे छोटी कोशिका का 0.1 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 मीटर होता है स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना। और तंत्रिका कोशिका जो होती है जिसको न्यूरॉन सेल बोलते हैं आप लोग, उसकी लंबाई देख रहे हैं कितना 1 मीटर तक हो सकती है, यानी कि बहुत लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। सभी जो है सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कोशिका करती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम है न्यूरॉन सेल। अब ये सेल इतना बढ़िया चैप्टर है कि आप लोग परीक्षाओं के लिहाज से, परीक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब अगर संख्या की बात की जाए बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, औसतन जो है 10 खरब कोशिकाएं होती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप अपना वजन कर लीजिए। समझ रहे हैं, आप अपने आप को तौल लीजिए और जितना वजन हो उसमें 10 टू द पावर 15 यानी कि 10 की घात 15 से आप गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आती है। कितने स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो गिन ही नहीं पाएंगे, पदम 10 पदम संख महासंख कितना होता है हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग गिन करके जानने की कोशिश करिए। वैसे मोस्टली जो है अरबों खरबों कोशिकाएं मानव शरीर में होती हैं और कोशिकाओं की यह विशिष्टता होती है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे अब मान लीजिए बच्चा उत्पन्न होना है तो अंडाणु और शुक्राणु ही काम में आएंगे, आरबीसी थोड़ी दौड़ा जाएगा, हीमोग्लोबिन थोड़ी दौड़ा जाएगा कि हीमोग्लोबिन से बच्चे पैदा हो जाएंगे। उसमें तो ओवम और स्पर्म की जरूरत पड़ेगी ना। पाचन के लिए जो भी सेल हैं वो काम में आएंगी। तो कहने का मतलब कि कोशिकाओं की एक विशिष्टता होती है, खास करके यूकैरियोट्स में, कि कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्टता धारण किए हुए हैं। तो आकार की बात हो गई। अब स्टूडेंट, प्रकृति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका जिसको हम प्लांट सेल कहते हैं और जंतु कोशिका जिसको हम एनिमल सेल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। अब कोशिका के भाग पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं स्टूडेंट। और केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्लाज्मा केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला दें, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला दें तो जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले, उन्होंने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का सार होता है, यानी कि जीव द्रव्य की उपस्थिति के बिना किसी भी जीवधारी के जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। समझ पा रहे हैं ना, जीव द्रव्य इतनी महत्वपूर्ण चीज है। ये जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अगर मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य बन जाता है।
अब केंद्रक जो कि कोशिका के केंद्र में होता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, अभी क्या है प्रोकैरियोट्स बताते हैं, उसमें केंद्रक जो है परिध की ओर होता है, और यूकैरियोट्स में जो केंद्रक होता है वो एकदम मिडिल में, मध्य में होता है। केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। बच्चे प्रोकैरियोट्स को हिंदी में पूर्व केंद्र की कोशिका के नाम से जानते हैं और यूकैरियोटिक को सुकेंद्र की कोशिका के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर कहीं भी कोई चीज दिक्कत हो तो तुरंत बतलाइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है पहले, आद्य, प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो कहने का मतलब कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो अथवा पूर्ण रूप से विकसित ना हो, वेल डेवलप्ड ना हो, उसे पूर्व केंद्र की कोशिका कहते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, विषाणु यानी कि वायरसेस में ये प्रोकैरियोट सेल पाई जाती है, समझ रहे हैं। और फंगी हुआ जिसको हम कवक बोलते हैं, और मानव हुआ, पादप हुआ, इन सब में जो है यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात सुकेंद्र की कोशिका पाई जाती है। समझ पा रहे हैं बच्चे? केंद्रक पदार्थ जो है इसका डीएनए का बना होता है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोटीन जो अलग अलग थलग रहते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, और डीएनए मुक्त अवस्था में रहता है। कभी कभी आरएनए अणु भी जो है देखे जा सकते हैं, और इनमें जो है हिस्टोन प्रोटीन का अभाव, जो बेसिन प्रोटीन होती है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। वैसे तो हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रिका का भी अभाव होता है। ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब कि अंतः प्रद्रव्य जालिका का भी अभाव होता है। सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर भी होता है। ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में एक्सट्रैक्ट करता है, बनाता है। दूसरा रसधानी, रसधानी भी नहीं होती है। तो स्टूडेंट इन सब चीजों का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है इसमें। तो इन सब चीजों का जो अभाव होता है और जो चीजें पाई जाती हैं, ये सब किसके लक्षण है? प्रोकैरियोट्स के लक्षण हैं। एग्जाम्पल हमने बताया कि नील हरित शैवाल, ग्रीन ब्लू एल्गी, वायरस और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, जो कि वेल डेवलप्ड होती है, इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। बच्चे, राइबोसोम जो होता है उसको कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं। और जरा सा लगे हाथ देख लेते हैं स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोट सेल होती है, प्रोकैरियोट इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S, इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S। तो कहने का मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। यस से यहां पे सांद्रता से मतलब है, इसे स्वीडेनबर्ग यूनिट भी बोला जाता है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? अब राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, समझ रहे हैं। और फिर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये कब्रिस्तान, क्या कोई आदमी मर जाता है, यहाँ पे आदमी मर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में फेंक देते हैं ना। और ऐसे जब कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, जो कोशिका विभाजन होता है, तो जो अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं वो
उसको कौन ग्रहण कर लेता है? तो इसको कोशिका का कब्रिस्तान ग्रहण करता है। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। तो जो यूकैरियोट्स की सेल होती है उसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं स्टूडेंट। केंद्रक विकसित होता है। अब एक चीज और जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके बारे में तो आप जान लिए। अब जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली के अलावे कोशिका झिल्ली के एक्स्ट्रा एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह एक निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो जो है अमाइनो एसिड की बनी होती है। और एक चीज समझिएगा स्टूडेंट, ये कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। उसमें जो बाहरी परत होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसमें पदार्थों का पारगमन होता है, विसरण और परासरण की क्रिया होती है। इन सब चीजों को बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने देखा कि कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जिसे जीवन का महत्वपूर्ण सार भी कहा जाता है, हक्सले महोदय ने बताया था। फिर केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इन सब चीजों को जाना। फिर हमने जाना कि कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कौन कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं। अब पदार्थों का पारगमन कैसे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, कोशिका का कब्रिस्तान लयनकाय क्यों कहलाता है, केंद्रक के कार्य क्या हैं, कोशिका भित्ति के कार्य क्या हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग को देखना है स्टूडेंट। तो ये सब चीजें जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। सभी बच्चों को जय हिंद, गुड बाय।